नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 15 मई 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लाया हूं जो आपके काफ़ी काम के होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। बात करें 2 दिन के गैप के बाद एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, तो सेम ही है, कोई चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद समान सिविल संहिता से संबंधित है। देखिए सब दिन बताते आए हैं कि आर्टिकल 44 जो है ये समान सिविल संहिता से संबंधित है ना, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच में आ जाता है ये आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल 44 यहाँ पे राइट आंसर करके आना था। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ और आर्टिकल जो आपके आने वाले शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो गौ हत्या निषेध है। अनुच्छेद 39 के ए में क्या है, समान एवं निःशुल्क विधिक न्याय का जो है बात करी गई है। ये आपके लिए वीवीआई रह सकती है। 39 का ए जरूर इसे ध्यान रखें। इसके तहत जो है समान एवं निःशुल्क विधिक न्याय की जो है प्राप्ति होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 का ए में जो है मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वर्तमान में तो 11 है, लेकिन जब संविधान में जोड़ा गया था तब 10 ही प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, 1976 के अंदर जोड़ा गया था। और वो संविधान संशोधन कौन सा था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उस समिति का नाम क्या था, तो स्वर्ण सिंह समिति के नाम पर जोड़ा गया था। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये आर्टिकल 51 के ए में है। अगर आपसे कोई भाग पूछे तो ये बताइएगा कि भाग 4 के ए में है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। इसके अलावा आपका बच जाता है इसमें इस बीच में इस स्लैब में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नीति तत्व के अंदर, ये आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो शक्ति है उसके विभाजन या पृथकीकरण को दर्शाता है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है जो पूछा गया आपका कि पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। देखिए मैंने आपको एक कोड बता रखा है कि महाराज शब्द जैसे ही आए, आपको अगर याद है तो बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। अगर आपको याद नहीं है तो महाराज सरनेम को आप कत्थक के साथ ले जाएंगे, कत्थक के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर कत्थक ही होता हुआ। पंडित लच्छू महाराज जो है ये कत्थक से ही संबंधित है। पंडित लच्छू महाराज हो गया। उसी प्रकार से पंडित बिरजू महाराज का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है। ये भी आपका कत्थक से ही संबंधित थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले साल इनका निधन हो गया था मुंबई में। और पंडित जो बिरजू महाराज हैं इनका ओरिजिनल नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो ब्रजभूषण मिश्रा था। ठीक है, ब्रजभूषण मिश्रा जी जो हैं पंडित बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम था। पिछले साल इनके मुंबई में निधन हो गए थे और तब से लेकर आज तक एग्जाम की रीड बनी हुई है। तो आपके यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि अगर महाराज सरनेम रहे तो अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो आप कत्थक नृत्य से मैच कर दीजिएगा। रेड्डी फैमिली रहे तो अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो कुचिपुड़ी नृत्य से जो है मैच कर दीजिएगा। इसके अलावा सिंह सरनेम रहे तो जनरली जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित होते हैं। साथ ही साथ झावेरी बहन भी मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित होते हैं। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य के जो कुछ फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना है कि किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं सब दिन बताते आया हूँ। जैसे भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से, कथक जो है आपका नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत से, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही केरला से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुर मणिपुरी से और सतरिया जो है असम से। तो ये जो है आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ कहाँ से जो है शास्त्रीय नृत्य जो है रिलेटेड है। इसके अलावा कथक के कुछ अन्य कलाकार का भी नाम आपको याद रखना चाहिए, जैसे सितारा देवी, दमयंती जोशी, पंडित बिरजू महाराज, ये सभी कथक के जो है फेमस कलाकार हैं, तो इनको भी ध्यान आपको रखना होगा। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम से सोनल मानसिंह भी संबंधित है। इसके बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी की भी प्रमुख नृत्यांगना थी। तो दोनों बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से चलते हैं हम आगे। अगला जो एक प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित बराबर की गुफाएं किस राज्य में है। देखिए मैंने परसों प्रैक्टिस सेट के दौरान कराया था, जहां पे मैंने धामे के स्तूप कहां पर है, मैंने बताया था कि धामे के स्तूप कहां पर है। वहीं पर मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित बराबर की गुफाएं, पत्थर की मस्जिद जो आपका पटना में है, ये सब बता दिए हैं क्योंकि मुझे पता है ये पूछा जाएगा, पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो बराबर की गुफाएं हैं ये बराबर की पहाड़ी बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बराबर की पहाड़ी बिहार में। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान राजगीर
जिसे राजगिरी कहते हैं और पहले इसे ही गिरी ब्रिज कहा जाता था, है ना। गिरी ब्रिज इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। तो ये भी जो है बिहार में ही स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर था आपका बिहार। इसके अलावा आने वाले शिफ्ट के लिए बौद्ध धर्म के रिगार्ड में कुछ क्वेश्चन, जैसे धामे के स्तूप कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। भीमबेटका का गुफा कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है, भाई देखिए ये एलिफेंटा गुफा है, एक एलिफेंटा पास पूछा जाता है तो ये आपका श्रीलंका के अंदर है, ठीक है। एलिफेंटा पास जो है ये श्रीलंका के अंदर है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से अभी तक संगति से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपको भी भुला देना है। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के समय पर हुआ था। दूसरा जो हुआ था काला शोक के समय वैशाली में हुआ था। तीसरा जो है अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में जो है कनिष्क के समय हुआ था। तो ये चारों बौद्ध संगति भी आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं इसको किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था, तो बताइएगा कि राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम जो है इनको जो है अपना दिए थे, संरक्षण दिए थे, मतलब रिजुविनेट वगैरह करवाए थे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि खेल के क्षेत्र में SAI का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए SAI नाम से भी स्पष्ट है और ऑप्शन से भी आप छांट दिए होंगे, जो कभी नहीं जानते होंगे वो भी उस क्वेश्चन को राइट मार के ही आएगा, है ना, क्योंकि बेसिकली ये खेल के क्षेत्र से है तो भाई खेल में स्पोर्ट्स ही रहेगा इससे जनरली। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है इसका, ठीक है, SAI का, है ना। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आने वाले शिफ्ट के लिए कुछ फुल फॉर्म से जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने रख लिया है, जो आपके आने वाले शिफ्ट में दिखेंगे। जैसे NHAI नहाई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवेज होता है, ठीक है, हाईवेज कर लीजिएगा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई। ये भारत में जो है रोडों का जो नेशनल लेवल का जो हाईवे होते हैं उसके देख रेख बनाने बिगाड़ने के काम जो है देखते हैं। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रोड कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली भारत में 4 प्रकार के रोड होते हैं, लेकिन जो BRO रोड बनवाते हैं, है ना, उसको भी अटैच कर दिया जाए तो 5 प्रकार के रोड हो जाते हैं। अब ये 4 प्रकार के रोड कौन कौन से होते हैं, तो एक तो नेशनल हाईवे होते हैं, एक राज्य के अपना हाईवे होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं और एक ग्रामीण रोड होते हैं। इसके अलावा जो 5वां होता है ये जो BSF के जवान वगैरह के लिए जो रोड बनाया जाता है, जो BRO निर्माण करवाता है, तो इस प्रकार से मिला के हम 5 प्रकार के रोड को इंडिया में देखते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पार्टिकुलरली पूछा गया कि भाई BRO वाला जो रोड होता है, बॉर्डर पे जो रोड होता है उसे कौन बनाता है, तो BRO बनाता है, ठीक है, बॉर्डर रोड, है ना। तो ये इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आपका सबसे पहले पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। इरडा की स्थापना भी कई दफ़ा पूछा गया है, 1999 में होती है। इरडा का मुख्यालय भी पूछा गया है, तो हैदराबाद में स्थित है ना, हैदराबाद में स्थित है आपका किसका, इरडा का मुख्यालय, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम से ये स्पष्ट है कि बीमा क्षेत्र में है तो इंश्योरेंस होगा आई से, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो मेरा फुल फॉर्म के क्रम में है ये है नीति आयोग। देखिए नीति आयोग सिंपल सी जो है बहुत ही पहचानी जानी संस्था है, लेकिन इसके फुल फॉर्म में अक्सर गलती कर देते हैं बच्चा, और इसके बारे में मैंने कल एक एक चीज़ आपको बता दिया था कि फॉर्मेशन कब हुआ, पहला अध्यक्ष कौन रहा, उपाध्यक्ष कौन रहा, CEO कौन रहा, इसका काम क्या है, किसका स्थान लिया, ये सब चीज़ मैंने कल बता रखा था। फिर भी नीति आयोग का फुल फॉर्म इस फुल फॉर्म वाले स्लैब में आपको जरूर दिखाऊंगा। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहीं पर गलत करके आपको एग्जामिनर देता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिख देता है, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा BAI, जैसे आज आपने पूछा गया है SAI, है ना, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से इंडिया से रिलेटेड एक BAI है, इसका मतलब है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हेमंत बिश्व शर्मा का नाम आपने सुना होगा, हेमंत बिश्व शर्मा जो आपके असम के जो है चीफ मिनिस्टर है ना, तो ये भी BAI से जुड़े हुए रहे हैं और काफ़ी दिन तक अध्यक्ष भी रहे थे। इसके अलावा BCCI का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे तो हिंदी में हम लोग कह देते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, लेकिन अंग्रेजी में आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इस प्रकार से BCCI के फुल फॉर्म होंगे। इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट का संस्था है उसको हम कहते हैं ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ICC का मुख्यालय भी आपसे पूछा जाता है, तो ये दुबई के अंदर है ICC का मुख्यालय। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये है ग्रेग बर्कले। कौन है, ग्रेग बर्कले जो है ICC के अध्यक्ष हैं।
और बीसीसी के अध्यक्ष जो है वर्तमान में, ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, तो रोजर बिन्नी बने हैं, जो आपका सौरभ गांगुली साहब का स्थान लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा, ये पूछा गया था कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी के अंदर आपसे पूछा गया था कि ऐसा आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, या हिंदी में इसे नास्तिक कहते हैं, तो नास्तिक के लिए क्या है शब्द अंग्रेजी में, तो एथेइस्ट होता है। ठीक है, इसी एथेइस्ट में से अगर आप ए हटा देंगे, खाली थेइस्ट लिखेंगे ना, तो आपका इसका हो जाता है आस्तिक, यानी जो बिलीव करते हैं गॉड में उसे आस्तिक कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं, और जो बिलीव नहीं करते हैं उसे एथेइस्ट कहते हैं। तो एथेइस्ट आज का आपका एग्जाम में पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा एक प्रश्न रिपीट किया गया है यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या मैंने बता रखा है कि शहरी जनसंख्या जो है लगभग 31.5% यानी 31.2% के जो है जगह पे है। तो नगरीय जनसंख्या इतना हो गया, तो ग्रामीण जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 30 होता तो 70 हो जाता, तो ग्रामीण जनसंख्या लगभग आपका जो है कितना हो जाएगा, 68% के करीब जो है ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अभी शहरी अर्बन वाला पूछा गया है, हो सकता है कि बाद में रूरल वाला भी पूछा जाए। इंडिया के ओवरऑल साक्षरता की बात करेंगे तो 74.04% है, और मैंने आपको बता रखा है कि 2021 के जनगणना का कोई भी डाटा ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ है, तो आपको 2011 के जनगणना को ही डाटा लेकर एग्जाम के अंदर जाना है। और इस पर मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो भी बना दिया है, शायद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो जनगणना वाली वो वीडियो और आर्टिकल वाली वो वीडियो देखने के बाद आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है, कोई भी नहीं काटेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों आपको जो है ग्रामीण और शहरी जरूर ध्यान रखना है। शहरी कितना हो गया, 31.2 यानी लगभग 31.5%, और ग्रामीण इसकी 100 में से घटा देंगे तो ग्रामीण आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये हो गया ओवरऑल इंडिया की अर्बन और रूरल पॉपुलेशन। अगर आपको पार्टिकुलरली पूछता है कि भाई सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है ना। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछा कि सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन किस राज्य का है, तो फिर गोवा हो जाएगा। ये दोनों बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रतिशतता के हिसाब से पूछता है कि सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज किस राज्य में है, तो गोवा, और ओवरऑल सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन हो, सबसे कम रूरल पॉपुलेशन हो, और सबसे कम पॉपुलेशन हो, ये तीनों ही चीज़ जो है ओवरऑल किसके पास है, तो सिक्किम के अंदर है। सिक्किम ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर अपने पेट में लेके समाया है कि सबसे कम जनसंख्या भी है, सबसे कम शहरी जनसंख्या भी है, और सबसे कम जो है ग्रामीण जनसंख्या भी है सिक्किम के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था जो मैं सब दिन बताते आया हूँ भैया, गंगा नदी तंत्र को मैंने 2 मिनट में आपको समझाया था, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी 2 मिनट में समझाया था। यहाँ पे मैं गंगा नदी तंत्र को फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि आप भविष्य में कोई भी एग्जाम देंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इनके सहायक नदी कौन कौन से है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। ठीक है, और किस किस राज्य से होकर बहती है। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा दूंगा। पहले क्वेश्चन को समझा दूं। भागीरथी और अलकनंदा में, भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करता है। यह जगह का नाम नहीं पूछा गया था कि कहाँ मिलता है, ये सिर्फ पूछा गया था और भी हलवा कर दिया कि कौन सी नदी का निर्माण होती है। तो आंसर है आपका गंगा। और ये कहाँ पे मिलता है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है भैया, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ड्रॉ करके जो है गंगा नदी तंत्र को समझा दूंगा। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल कहाँ पे होता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग अपने आप में कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी जो है, ये प्रथम सहायक नदी रामगंगा होता है गंगा का। ठीक है, प्रथम सहायक नदी, यानी जब फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद पहला तो कोई तो मिलेगा, तो सबसे पहले कौन मिलते हैं, रामगंगा नदी मिलते हैं। इसके अलावा भारत में जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, और ये गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर आपसे कोई पूछे इस लैंग्वेज में कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप गंगा नहीं मारिएगा, है ना। सबसे लंबी नदी भारत में जो बहने वाली है ये ब्रह्मपुत्रा है, लेकिन इसमें कमी क्या है, तो ये इंडिया के क्षेत्र से नहीं निकलती है। जैसे गंगा देवप्रयाग में बन के फॉर्म हो जाती है ना, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है, इसीलिए ये बाहरी नदी काउंट होता है। लेकिन भारत के अंदर ज़्यादातर क्षेत्र इसका बहता है, लेकिन इसकी लंबाई भारत के अंदर गंगा से भी ज़्यादा है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन आपको जो है जो राष्ट्रपारीय नदी हो जाता है ब्रह्मपुत्र, इसीलिए हम गंगा को ही सबसे लंबा मानेंगे, क्योंकि गंगा का ओरिजिन जो है इंडिया के अंदर है। आप समझ गए, आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना, लेकिन आपसे एग्जामिनर हो गया है चालाक, तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी तो सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, सोन नदी के बारे में क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि सोन नदी गंगा में आकर किस दिशा की तरफ से मिलती है, तो आपका आंसर होगा साउथ के तरफ से, दक्षिण के तरफ से आके मिलती है, जो पटना से पहले आरा के पास जाके गंगा में समाती है। इसके अलावा
अन्य सहायक नदी जो है कोसी है, गोमती है, महानंदा है, निरंजना है इत्यादि गंगा के प्रमुख सहायक नदी है। अब गंगा नदी तंत्र को थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ये है अलकनंदा और ये है भागीरथी, ठीक है, ये है आपका भागीरथी और ये है आपका अलकनंदा। कहा जाता है प्राचीन काल में कि भागीरथी ही गंगा को पृथ्वी पे लाए हैं, ठीक है। तो ये है आपका मान लीजिए देवप्रयाग जगह, जहाँ पे गंगा फॉर्मेशन हो गया। अब ये बन गया देवप्रयाग में क्या, गंगा, दोनों का जब धारा मिल गया तो ये बन गया गंगा। अब ये गंगा आगे चली तो ऐसे चलती है, गंगा जैसे ही आगे जाए तो अभी ये उत्तराखंड में है, फिर यूपी आएगा, है ना, यूपी, फिर आपका बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर ही गंगा को सबसे पहले जो नदी मिल जाती है। अब ये गंगा का फॉर्मेशन तक तो समझ गए थे, ये ग्राफ में आपके पास फिर से है। तो सबसे पहले इसको रामगंगा नदी जो है आके समाती है उत्तर के तरफ से, और ये रामगंगा नदी कहाँ से आती है, उत्तराखंड के से ही आती है और रामगंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है। रामगंगा नेशनल पार्क को पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता था, अब रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसका नाम बदल गया है। तो ये पहले मिलती है, फिर आगे जाती है तो आपका गोमती भी मिल जाता है लखनऊ के पास। इसके अलावा आगे जाते हैं बिहार में तो इसको जो है कोसी वगैरह मिलता है। फिर जो उत्तर की तरफ से लास्ट नदी मिलता है गंगा में, इसका नाम है महानंदा। देखिए महानदी एक अलग है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। महानंदा जो है ये पूर्वोत्तर की नदी है जो गंगा का अंतिम सहायक नदी है भारत के अंदर। तो गंगा की प्रथम सहायक नदी रामगंगा है और अंतिम सहायक नदी महानंदा है भारतीय भूभाग क्षेत्र में। अब दक्षिण की तरफ से यमुना मिलता है, सोन मिलता है, निरंजना मिलता है ना। तो ये सब जो है आपका गंगा में मिल जाता है, कर्मनाशा भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलते हैं और उत्तर की तरफ से आपके पास मैंने बता ही दिया, गोमती हो गया, है ना, कोसी हो गया, इसके अलावा आपका रामगंगा हो गया, महानंदा हो गया। तो ये सब गंगा नदी तंत्र को आप समझेंगे। इसके अलावा जैसे ही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचता है तो इसकी धारा फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक धारा चला जाता है बांग्लादेश की तरफ और एक धारा इधर ही मुड़ जाता है। जो इंडिया में रह जाता है इसे हुगली कहते हैं और जो बांग्लादेश में चला जाता है इसे पद्मा कहते हैं और अंततः जो है ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। आई होप आप गंगा नदी तंत्र को मोटे मोटे तौर पे समझ गए होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, पहले भी पूछा गया था। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है ये चीन बीजिंग में हुआ। तो यूं कहें कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम में इसमें 5 क्वेश्चन रिपीटेड ही रहता है और 5-6 क्वेश्चन मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है, यानी क्वेश्चन जो है ओवरऑल मीडियम टाइप के ही रहते हैं, कोई हार्ड नहीं रहते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन आपका चीन के बीजिंग में हुआ था। इससे 3 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि इस शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से कौन खेलने गया था। तो भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी भाग लिए थे और इसका नाम है आपका आरिफ, मोहम्मद आरिफ, और ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। और ये क्या खेलते हैं तो स्कीयर है। स्कीयर का मतलब समझ रहे हैं, जो पहाड़ी वाला बर्फ वाला पहाड़ी होता है उस पर जो है एक टांग में जूता जैसे नाल जैसे पहन के जो है फिसलने का काम करता है। इसके हाथ में एक डंडा भी होता है, तो इसे स्कीयर कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के हैं मोहम्मद आरिफ, ठीक है। तो एकमात्र ये स्थान लिए थे और यहाँ पे भारत को कितना पदक मिला तो 0 पदक मिला, कोई भी पदक नहीं मिला था। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक तथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने कितने वर्षों के अंतराल पे आयोजित कराए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 4-4 वर्षों के अंतराल पे। आगामी जो 25वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा ये आपका इटली के मिलान में होगा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, कार्टिरोना और मिलान के अंदर इटली में 25वें शीतकालीन ओलंपिक होगी। आगामी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी मेन वाली ओलंपिक को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं, तो ये जो होगा पेरिस में होगा। पिछला कहाँ पे हुआ था तो टोक्यो में हुआ था 21 में 20 वाला, ठीक है। इसके अलावा अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके करंट सेक्शन से पूछे गए हैं। तो अंटार्कटिका विधेयक 2022 जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इससे जुड़े हुए रहे थे, जैसा कि आप जानते ही होंगे। इसके अलावा स्टैटिक्स फॉर्म में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अंटार्कटिका में जो प्रयोगशाला है उसका नाम क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, दक्षिण गंगोत्री पहला है, मैत्री बाद में बना था। तो दोनों जो है भारत का अंटार्कटिका के अंदर अनुसंधान केंद्र है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जहांगीर का बेटा का नाम क्या है। देखिए जहांगीर के कई सारे बेटा हुए, शहरयार भी हुए जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, परवेज भी हुआ, परवेज है ना, जो पत्थर के मस्जिद जो पटना में है ये परवेज ही बनाया है, आई थिंक, हाँ परवेज ही बनाया है, ठीक है। तो जहांगीर के कई बेटा हुआ, लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया था वो शाहजहां दिया गया था। तो शाहजहां जो है आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर के बेटा वाला क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। शाहजहां मुगल वंश के गद्दी पे कब बैठा, तो 1627 में बैठा था, जब सलीम यानी जहांगीर जो है गद्दी छोड़े थे, ठीक है। इसके अलावा सलीम से पहले कौन थे, तो अकबर थे। तो थोड़ा सा क्रम देख लीजिए कौन कौन सा है। सबसे पहले तो बाबर आया 1526 में, मुगल वंश पे बैठा। फिर हुमायूं आया,
हुमायूं जो है अपदस्थ कर दिया था। हुमायूं को कौन? शेरशाह सूरी। सूर्यवंश की स्थापना हुआ और बहुत दिन तक टर्मिनेट रहे। इसके बाद फिर अकबर आ गए हुमायूं के बाद, है ना। इस बीच में सूर्यवंश आ जाता है शेरशाह सूरी का, है ना। इसके अलावा अकबर के बाद सलीम आ जाता है, उसका बेटा जहांगीर, सलीम कहा जाता है उसको। फिर शाहजहां आ जाता है, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब आते हैं। तो ये सब जो है मुगल वंश के कुछ क्रम है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला माने बड़े बड़े महल वगैरह जो नमूने वगैरह हैं, किला वगैरह हैं, ज़्यादातर जो है शाहजहां के काल में ही बनवाया गया था। ओवरऑल मुगल वंश का स्वर्ण काल जो है अकबर के काल को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन स्थापत्य शब्द लगा देगा तो शाहजहां आंसर हो जाएगा, और चित्रकला का स्वर्ण काल कहेगा तो फिर सलीम हो जाएगा, जहांगीर के काल को कहा जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूँ। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना किस मंत्रालय के अधीन है? देखिए, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना जो है ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 130 से 150 ईस्वी के बीच किस शक राजा का शासन था? जो शक राजा था ना, शक राजा, शक संबंत जो है 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, और ये कनिष्क को ही शक वंश का जो है प्रथम मेन राजा माना गया है, ठीक है। ये अलग अलग बुक अलग अलग नाम भी लिखते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल राजा माना गया है इस वंश का वो कनिष्क को माना गया है। तो आपसे पूछा गया था कि 130 से 150 के बीच कौन से राजा का शासन था शक वंश पर? तो रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम का जो नाम है आप इसके लिए भी जानते होंगे कि जो आपका सुदर्शन झील है इसके मरम्मत कराने का काम जो है रुद्रदामन प्रथम ने किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। शक संबंत जो है ये कौन चलाया था? अभी मैंने बताया 78 ईस्वी में कनिष्क चलाया था, जो इंडिया का राष्ट्रीय संबंत है ना। इसी पे पंचांग वगैरह चलता है इंडिया का। तो दोस्तों ये थे आज के प्रथम शिफ्ट में आए क्वेश्चन के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, और इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी सेम है जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है टुडे एग्जाम, सेम है, आप सर्च करके जुड़ जाए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ जुड़ जाए, वहीं पे आपको PDF मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 15 मई 2023 और आज जो है MTS का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK के साथ साथ इंग्लिश के जो भी प्रश्न पूछे गए, वर्ड एंटोसाइनो, सभी क्वेश्चन 100% ओरिजिनल वाला लेकर आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ताकि आपको आने वाले समय में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं अश्वनी तिवारी जी के द्वारा दिए गए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, अश्विनी तिवारी जी का, जिन्होंने सारे क्वेश्चन मुझे जो है बताए हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का फर्टिलिटी रेट क्या है? देखिए आपके ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, 2.1 से 2.5, है ना, 1 से लेके 3, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया गया था। मतलब एक एग्जैक्ट आंकड़ा न देके, मतलब इसके मिड में आना है। तो आपका जो एग्जैक्ट फर्टिलिटी रेट था 2011 में ये 2.2 था। 2001 की में बात करेंगे कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट कितना था, तो 2.5 था। तो अगर आने वाले शिफ्ट में अगर आपसे 2001 का पूछ दे तो 2.5 बताना। इस क्वेश्चन के लिए 2.2 जो है रेट आंसर हो जाएगा। अब जनगणना 2011 से कुछ मोटे मोटे तौर पे आपको, जैसे दशकीय वृद्धि, इसी के मिलता जुलता ये क्वेश्चन था। तो जो दशकीय वृद्धि रहा था ये 17.7 रहा था। इसे स्टैंडर्ड किताब जो है NCERT वगैरह 17.64 लिखता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व जो है 382 है, लिंगानुपात 943 है, ओवरऑल साक्षरता जो है ये 74.04 है, अर्बन पॉपुलेशन 31.2 है ना। तो ये सब जो है कुछ जनगणना 2011 से आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? आज 2 पुस्तक पूछे गए, दोनों विदेशी राइटर के पूछे गए। हालांकि एक ये राइटर जो है रस्किन बॉन्ड, ये इंडिया से काफ़ी जुड़े रहते हैं। पुस्तक अम्ब्रेला के लेखक हैं आपका रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की जो अन्य फेमस पुस्तक है ये है द रूम ऑन द रूफ, यानी छत पर का रूम। इसके अलावा दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है। तो इस प्रकार की ये दोनों पुस्तक जो है कौन लिखे हैं? रस्किन बॉन्ड लिखे हैं। तो आने वाले शिफ्ट में जिनको एग्जाम देना है ध्यान रखें। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रखा है। मैक्सिकन हो, सिंगापुर हो, है ना, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन हो, मैक्सिकन हो, डायमंड लीग हो, ये सब बता रखे हैं, ठीक है। तो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये जो फार्मूला 1 रेस होता है इसके विजेता मार्क्स वर्स्टापेन है। और इसके बारे में मैंने ये भी बताया है कि भाई इसका अभी जो है अच्छे दिन चल रहे हैं, जहां हाथ रखते हैं वहीं सोना बन जाता है ना। तो मार्क्स वर्स्टापेन ऑप्शन देखते ही आपको लगा देना था, मार्क्स वर्स्टापेन इसके राइट आंसर है। ये रेड बुल से संबंधित है, होता है ना भाई, फरारी चलाते हैं कि रेड बुल चलाते हैं, तो ये रेड बुल चलाते हैं। इसके अलावा जो इंडिया में नारायण कार्तिकेयन है,
ये भी फार्मूला 1 के खिलाड़ी हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये खिलाड़ी जो है नारायण कार्तिकेयन, ये किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 1983 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था वो किस देश में हुआ था, आपसे पूछा गया था। तो ये इंग्लैंड में हुआ था और प्रथम बार जो है इंडिया विजेता बने थे आईसीसी वर्ल्ड कप के, ठीक है। और जो है ये हम प्रथम बार बने, दूसरी बार हम कब बने आईसीसी वर्ल्ड कप के विजेता, 2011 में। उस समय हम मेजबानी खुद ही कर रहे थे। इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन 3 देशों में मेजबानी सौंपा गया था। कब? 2011 में, जब हम दूसरी बार जीते थे। तो जो 1983 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व कप की शुरुआत कब हुई तो आप बताइएगा 1975 में हुआ था। और प्रथम के जो दो कप है, यानी 75 वाला और 79 वाला, ये दोनों के विजेता वेस्ट इंडीज है। पहले कभी वेस्ट इंडीज टीम जो है ऑस्ट्रेलिया से भी धाकर टीम हुआ करता था क्रिकेट के अंदर में। बाद में सबका एक जैसा दिन नहीं रहता है, ये तो सृष्टि का नियम है। तो बाद में जो है वेस्ट इंडीज नीचे आते गए और ऑस्ट्रेलिया जो है ऊपर आते गए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है इंग्लैंड। भारत जो है कितनी बार वर्ल्ड कप जीते हैं? तो भारत अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, एक बार 1983 में और एक बार जो है 2011 में। सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना। और शुरुआती के 2 संस्करण 75 और 79 वाला वेस्ट इंडीज ने जीता है, क्लाइव है ना। इसके अलावा गेहूं के उत्पादन में जो है विश्व में भारत का कौन सा रैंक है? ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है और वैसे भी आपको जानना चाहिए कि गेहूं, चावल, इन दोनों में जो है भारत का दूसरा स्थान है चाइना के बाद, तो ये सेकेंड स्थान है। इसके अलावा जो मोटा अनाज होता है, जैसे मकई वगैरह जो होते हैं मोटा अनाज, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे अमेरिका है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए इस क्वेश्चन को वीवीआई करके रखेंगे, मोटा अनाज वाला। इसके अलावा मैं सब दिन आपको एक बताते आया हूँ सुंदरबन के बारे में। आज ये क्वेश्चन छप गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, है ना, क्योंकि इसकी आस बहुत कम होती है इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाने का। लेकिन मैं ये एडिशनल जानकारी आपको सब दिन देता था कि सुंदरबन जो है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहिए या फिर सुंदरबन डेल्टा कहिए, ये जो है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है ना, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। और ये जो है इसकी सीमा बांग्लादेश तक फैला हुआ है, यानी बांग्लादेश तक भी फैला हुआ है सुंदरबन का। साथ ही साथ मैं आपको सुंदरबन से 2 चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है, ये भी पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि सुंदरबन में किस प्रकार के जो है वनस्पति पाए जाते हैं या फिर मिट्टी पाए जाते हैं। तो आपको आंसर देना है कि मैनग्रोव प्रकार का। क्या? मैनग्रोव प्रकार का। मैनग्रोव जो है एक दलदली वाली मिट्टी का जो है वन होता है, जो मतलब काफ़ी सारे नेचुरल जीव जंतुओं का जो है प्राकृतिक आवास भी होता है। तो इस प्रकार से आपको इसे समझाता था और आज जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा लगा। तो फिर से याद रखेंगे, विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा कौन से है? सुंदरबन डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, जो बांग्लादेश की सीमा को भी टच करता है। आपको इंग्लिश से पूछा गया था लायन शेर। लायन शेर नाम से ये स्पष्ट है भाई, टाइगर है ना। तो लायंस शेर से जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तृत हिस्सा, सबसे बड़ा भाग, है ना। तो सबसे बड़ा भाग, जैसे यहाँ पे एक आलू है तो इसका लायन शेर क्या होगा? तो ये वाला लायन शेर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 2 कट में काटा तो ये बड़ा भाग, ये लायन शेर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी फॉर्म में एक और पूछा जाता है बैग एंड बेजेस, मतलब होता है सभी सामान के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक आपका चारकुला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो अभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी मानना है चारकुला डांस जो है ये आपका कृष्ण भगवान से रिलेटेड कोई डांस है, ठीक है। मैंने किसी मूवी में देखा है इसको, ठीक है। और ये कृष्ण भगवान से है तो हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश या गुजरात का हो सकता है, लेकिन जनरली उत्तर प्रदेश का ही होगा। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या था। इसके अलावा एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में निम्नलिखित में से किसे गोल्ड मेडल मिला है? ऑप्शन दिया गया था आपका मीराबाई चानू दिया गया था ऑप्शन में, और यही राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ, ये राष्ट्रमंडल खेल का 22वां एडिशन था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिहार दरोगा में सीधे सीधे पूछा गया, माफ कीजिएगा, बिहार CGL में, कि भाई 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, तो ये कौन से क्रमांक का था? तो 22वां था। इस कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए थे? 61 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 जो है रजत है और 23 आपका ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ था। व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक मेडल जो जीते शरद कमल जीते, कितने? 4 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड और 1 रजत जीते थे। इसी कारण शरद कमल को जो है 2022 वाला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो इकलौते हैं, एक ही आदमी को मिला है। इसके अलावा सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश जो है ऑस्ट्रेलिया बना था और भारत को 4था स्थान मिला था यहाँ पे।
कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर। आगामी जो कॉमनवेल्थ गेम होगी ये 2026 में होगी, चूंकि 4 साल पे होती है तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जो है 1930 हैमिल्टन कनाडा से होती है। स्टैटिक्स फॉर्म में आपको ये जीके पूछा जाता है। इसके अलावा शरद कमल को 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, ये तो मैंने अभी अभी बता ही दिया, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर 4 पदक जीतकर जो है कीर्तिमान रचा था। और शरद कमल जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, टेबल टेनिस से। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। मैं आपको हमेशा प्रैक्टिस सेट जब कराता था तो एक बात जरूर बोलता था कि भाई नोबेल पुरस्कार को एग्जामिनर भूल गए हैं, आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये इतने बड़े पुरस्कार हैं कि हर आदमी का क्या है, उस लायक तो बहुत सारे आदमी बन ही नहीं पाते, और जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग थोड़ी ना, हमको थोड़ी नोबेल मिलेगा, है ना। तो ये तो एक बार नोबेल मिल जाना मतलब सीधे प्रभु से दर्शन हो जाना इस दुनिया के लिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए नोबेल पुरस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए हमें, है ना। तो नोबेल पुरस्कार आज साहित्य में आपसे पूछा गया था। साहित्य मैंने आपको ये भी बताया था कि साहित्य और चिकित्सा में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि साहित्य और चिकित्सा में सिंगल मैन को मिला है, ठीक है। तो साहित्य में आपको एनी एर्नॉक्स को मिला है। किसे मिला है? एनी एर्नॉक्स को मिला है। आपके पास नोबेल पुरस्कार 2022 के विनर के लिस्ट हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एनी एर्नॉक्स को साहित्य लिटरेचर में मिला है, इसके अलावा स्वांतो पावो को चिकित्सा में मिला है। यही दो ऐसे हैं जो सिंगल पर्सन है, बाद बाकी कंबाइंड मिले हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक सेक्टर में अधिकतम कितने आदमी को एक साल में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो बताइएगा 3 आदमी को। 3 से ज्यादा आदमी को किसी एक सेक्टर में एक बार में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा अब जो टॉप मोस्ट रहेंगे ये चिकित्सा वाला रहेगा, स्वांतो पावो, तो इसे जरूर ध्यान रखें। स्वांतो पावो चिकित्सा में मिला है 2022 का नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होती है ना। नोबेल पुरस्कार जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये आपका जो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाद बाकी सभी जो 5 क्षेत्र बच गए रेस्ट, इसका नोबेल पुरस्कार आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के जो है जन्मदिन पे नहीं, इसके जो पुण्य तिथि है 10 दिसंबर, उस दिन घोषणा किया जाता है। और किसके नाम पे? अल्फ्रेड नोबेल साहब के नाम पे। किस चीज का आविष्कार किए थे? डायनामाइट का। एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था तो उस समय 5 क्षेत्र में हुआ था। बाद में 1968 में आपका जो है ऐड कर दिया गया किसको? इकोनॉमिक्स को। तो इस प्रकार से जो है आपका 6 क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये 6 क्षेत्र कौन सा है? चिकित्सा, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चिकित्सा हो गया, और इसके अलावा शांति हो जाएगा, और एक आपका जो है साहित्य, शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक इको, है ना। तो 6 क्षेत्र हो गया, है ना। इसके अलावा भारत में पहला नोबेल पुरस्कार जो जीता था ये 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि राइट के लिए जीते थे 1913 में, और ये भारत ही नहीं एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि भारत के लिए विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो 1930 में सर सीवी रमन साहब ने जीते थे। बाद में आपका हरगोविंद खुराना जीते डीएनए को संश्लेषित करने के लिए प्रयोगशाला में। इसके अलावा मदर टेरेसा 1979 में, उसके अलावा चंद्रशेखर साहब 1983 में, है ना। और अभी लेटेस्ट में 2019 में भी बनर्जी साहब इको के अंदर जीते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर प्रथम बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो अमर्त्य सेन। ये बात भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पूछा गया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, काफी फेमस बुक है, कई बार आप भी एग्जाम में अटेंड किए होंगे। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का जो लेखक है अरुंधति राय है। आज 2 पुस्तक पूछे गए, एक आपका ब्लू अम्ब्रेला पूछे गए और एक आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछे गए। तो अरुंधति राय इसका आंसर हो जाएगा। अरुंधति राय की जो अन्य पुस्तक है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, इसे जो है VVI करके रखेंगे। और आजादी किताब के भी लेखक जो हैं आपका अरुंधति राय ही हैं, ठीक है। नाम से स्पष्ट है ये भारतीय मूल के राइटर हैं। इसके अलावा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, एल्बम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों के लेखक किरण देसाई हैं, तो इसे भी VVI कर ले। ये जो भी बुक है आपका यहाँ पे, इन सभी को VVI करके रखेंगे। 2 बार 1 मिनट का टाइम यहाँ पे रुक के देखेंगे, है ना। द इरा ऑफ डार्कनेस, इरा ऑफ डार्कनेस है, अम्बेडकर ए लाइफ है, ये सब शशि थरूर जी लिखे हैं दोनों किताब, है ना। एन एरिया ऑफ डार्कनेस दूसरे राइटर का है, ये इरा है, इरा का मतलब युग होता है और एरिया का मतलब क्षेत्र होता है। इसके अलावा टेल ऑफ 2 सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपियर है ना। इसके अलावा मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण है। तो यहाँ से जो भी पुस्तक मैंने यहाँ पे बताया है बड़े ही मतलब अपने तजुर्बा के हिसाब से रखा है मैंने, क्योंकि इस फॉर्म में जो पुस्तक पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से पुस्तक पूछे जाने की पूरी संभावना होगी आने वाले शिफ्ट में। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं संवैधानिक स्तर पर। देखिए ब्रिटेन के संविधान से कई सारे चीज लिए गए हैं, जिसमें प्रमुख है आपका एकल नागरिकता।
इंडिया में आपका एकल नागरिकता पूछा मिलता है, जैसे मैं बिहार से हूँ तो मुझे बिहार की अलग नागरिकता प्राप्त नहीं है, मुझे एक ही नागरिकता प्राप्त है, आई एम इंडियन, है ना। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो आप केंद्र में देखते हैं कि भाई लोकसभा और आपका राज्यसभा है, तो ये जो है आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय प्रणाली ये भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया, तो ब्रिटेन से इतना चीज़ को जो है इंडिया के संविधान में अटैच किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, जिसे भाग 3 में रखा गया है और वर्तमान में 6 है, पहले 7 होता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, तब से लेकर अब तक 6 ही मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार के बारे में आपको आर्टिकल का जो विभाजन है वो जरूर याद रखना चाहिए। 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। 20 और 22 सजा आदि के मामले में छूट है। 21 निजता का अधिकार है। 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित है, और आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। तो ये आपका मौलिक अधिकार का मैंने शॉर्ट में बता दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, सबसे पहले तो 21 आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल 61 के थ्रू जो है राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया होती है, महाभियोग, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी के संविधान से जो आपातकालीन व्यवस्था है इंडिया के अंदर, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, तो ये जो है आपका जो है लिया गया है जर्मनी के संविधान से। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व लिए गए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी सिस्टम आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, जो आर्टिकल 368 में वर्णित है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, सर्दी पीछा नहीं छोड़ रहा है दोस्तों। एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि एरोगेंट का या तो साइनो पूछा गया है या तो एंटो पूछा गया है, लेकिन एरोगेंट जो है वर्ड आया है। देखिए एरोगेंट का मतलब होता है उदंड। उदंड आप समझते हैं क्या होता है? जैसे कोई बड़ा आदमी आया कुर्सी पे, दोनों टांग फैला के बैठे हैं, उठे नहीं, ये भी उदंडता का लक्षण है। कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है, बीच में जाकर कुछ बोल दिया, ये भी उदंडता का लक्षण है। कोई पेपर पढ़ रहा है, पेपर छीन लिया हाथ से, ये भी उदंडता का लक्षण है। मीन उदंडता आप तो समझते ही हैं, तो इसे एरोगेंट कहते हैं। एरोगेंट का साइनो या एंटो पूछा है। इसके जो साइनो हो जाएंगे प्राउड हो जाएंगे, घमंडी टाइप से, एस्टोवर्ण होंगे जिद्दी, अनयल्डिंग हो जाएंगे, बात नहीं मानने वाला, तो ये सब जो है एरोगेंट के साइनोनिम है। उल्टा कहेंगे तो फिर हम्बल हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, मीक हो जाएगा, मीक माने दब्बू, है ना, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो आप जो है कई सारे जो मिलता जुलता सबसे नज़दीकी मीनिंग होता है वही आपको मारना है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, अब ये प्रश्न कितने सही हैं इसमें मैं 90% वोट डालूंगा कि मुझे ये एग्जैक्ट प्रश्न मिला है या नहीं, क्योंकि बच्चे जो है टूटी फूटी भाषा में इसको लिखा था, मैंने इसे जोड़ा है, इसीलिए इस पर पूरा तरीके से मैं ये नहीं कह सकता कि यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि ये वाले जो प्रश्न मैं अभी बता रहा हूँ ये कौन सा था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कब भारत की सत्ता पूर्ण तरह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हस्तांतरित हो गई? तो ये आपका 1858 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है कि भाई जब इंडिया में 1757 की जो विद्रोह हुई थी उसमें इंडिया लगभग हार गई, लगभग क्या पूरा ही हार गई, लेकिन हम काफ़ी हद तक जीते भी, क्योंकि अंग्रेज को हमने दिखाया कि हमें भी दम है, तुमको मैं भगा सकता हूँ। तो अंग्रेज ने सोचा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ये कभी भी दबा सकता है, आज ज्वाला उठाए कल भी उठ के दबा देगा, तो हमारा तो पत्ता कट हो जाएगा। तो इसीलिए जो इंडिया का शासन व्यवस्था है ये कहाँ से संचालित होने लगे? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी ब्रिटेन से संचालित होने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो है यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, और ये इंडिया के प्रथम वायसराय बने थे, इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सा है? देखिए उत्तराखंड राज्य की जब आपको मैंने पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय पढ़ाया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि किस हिमालय के श्रेणी में कौन कौन सी चोटी आती है। प्रैक्टिस सेट के दौरान देख लीजिएगा, है ना, कोई भी बात हवा में नहीं बोलता दोस्तों, ये आप भी जानते हो, है ना। तो ये जो है आपका दो नंबर कौन सा है? कुमायूं हिमालय। ये कुमायूं हिमालय के अंदर आ जाता है आपका उत्तराखंड के जो भी चोटियाँ वगैरह हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा चोटी तो आपका नंदा देवी है। दूसरा सर्वाधिक ऊंचा चोटी कामेत है, इसे कामेत लिखते हैं या कमेट लिखा गया है, कामेत, है ना। तो कामेत जो है दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड का। पहला हाईएस्ट पीक जो है नंदा देवी है, तो यहाँ पे कामेत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारसनाथ की चोटी जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी की चोटी ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा पर्वत चोटी ये सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, इसे K2 कहा जाता है, लेकिन ये पूर्णतः भारतीय नहीं है। ये मैंने आपको समझाया था कि इसका कुछ भाग POK में चला जाता है। POK मतलब पाक अधिकृत वाला जो आपका जमीन है जो पाकिस्तान के अंडर है, वहाँ भी चला जाता है। इसीलिए भारत के पूर्णतः भारतीय सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। वैसे K2 को पकड़ ले तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और अगर माउंट एवरेस्ट से काउंट करें तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 और तीसरा जो है कंचनजंगा है दुनिया के हिसाब से, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे।
विश्व में सबसे अधिक ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट ही है, जो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। और ये जॉर्ज एवरेस्ट एक नाम का व्यक्ति था, उनके नाम पे जो है माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है, ये बात भी ध्यान रखना है। अभी अभी मैंने जो चर्चा किया था पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय और सॉरी नेपाल हिमालय और असम हिमालय, तो इसका क्षेत्र आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। मैंने बताया भाई पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज तक है ना, सतलज से जो है आपका काली तक हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता तक हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता से देहांग तक हो जाएगा आपका कौन सा लास्ट वाला असम हिमालय। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूँ। अगला एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है, कॉन्टाजियस, इसको कॉन्टाजियस बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, कॉन्टाजियस, है ना। तो कॉन्टाजियस मतलब होता है संक्रामक, जो आपके छुआछूत वगैरह सबसे भी फैल जाता है उसे संक्रामक कह सकते हैं, ठीक है। तो संक्रामक बीमारी में आपका जो है ये काफ़ी हद तक एड्स भी आ जाएगा, लेकिन ये पूर्णतः मैं इसमें वोट नहीं डालूंगा, इसीलिए एड्स को यहाँ से काट देते हैं। कालरा, छोटी माता, ये सब संक्रामक बीमारी है। साधारण सर्दी जुकाम भी कह सकते हैं आप, जो है वायरल होता है, संक्रामक ही होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एड्स जो है ये संक्रामक में आ जाएगा, क्योंकि ये असुरक्षित यौन संबंध से होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जो आपका रक्तदान होता है, अगर किसी के ब्लड किसी के शरीर में किसी भी कारण से चले गए तो भी हो जाएगा, तो ये भी टचेबल जैसे लग रहा है, तो ये भी आपका संक्रामक में आ जाएगा। बताइएगा कि उसमें ऑप्शन में जो है कौन कौन सा बीमारी दिया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पे करते हैं, तो भैया 5 वर्षों के अंतराल पे करते हैं, सब दिन बताते आए हैं। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति केंद्र में 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त आयोग कितने वर्षीय निकाय है, तो आपका सीधे अर्थ होता है 5 वर्षीय निकाय। तो अर्थ से ये स्पष्ट है भैया कि 5 वर्षीय निकाय है, मतलब 5 वर्षों के लिए होता होगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये बात भी आप जानते हैं। 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है वर्तमान में, और इसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। देखिए यहाँ पे कैसा लिखा गया भैया, अध्यक्ष जो है NK सिंह, यहाँ पे सिंह लिखा गया, चलिए ठीक है, NK सिंह है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो KC नियोगी जो है ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक यहाँ पे और फैक्ट है, वित्त आयोग कैसा निकाय है भैया, तो संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसको संविधान में चर्चा तो है ना, आर्टिकल 280, जिसकी संविधान में चर्चा नहीं होते हैं उसे परामर्शदात्री, सलाहकारी दोनों का अर्थ एक ही हुआ। इसके अलावा असंवैधानिक है ना, तो इस प्रकार से जो है कह देते हैं, जिसकी चर्चा संविधान के अंदर नहीं होता है। जैसे नीति आयोग जो है आपका संवैधानिक संस्था नहीं है, परामर्शदात्री है, सलाहकारी है या असंवैधानिक है। लेकिन वित्त आयोग कैसा है, संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग कैसा है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि चुनाव आयोग का भी चर्चा जो है संविधान के अंदर है, आर्टिकल 324, इसके 324 से 329 तक है हालांकि। इसके अलावा ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका भित्ति के बारे में क्या सही नहीं है। मैंने कल ही बताया प्रैक्टिस सेट में भाई, कोशिका भित्ति के बारे में 3-4 बात बताया था जो आपको ध्यान रखना है। मे बी कि इसी ऑप्शन में से आपको जो है इसका जवाब एग्जाम के अंदर मिल जाता। तो इसमें क्या क्या था कि कोशिका भित्ति जो है ओनली पादप कोशिका में होता है, सेल वॉल जो है सिर्फ पादप कोशिका में होता है। इसके अलावा इसके कोशिका का जो बनावट होता है ये सेलुलोज के बनते हैं, है ना। इसके अलावा पादप कोशिका में लवक भी होते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा भी एक ऑप्शन रहा हो कि लवक के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाया जाता है पादप कोशिका में। क्या यह सही है, तो एकदम सही है ना। तो जो भी हो, ऑप्शन तो नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। एक आपका कोई हल्ला क्वेश्चन पूरा नहीं है, हल्ला करके कोई जो है त्योहार आया था कि किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि ये पूरा त्योहार क्या था। एक आपका ओडिसी नृत्य के नृत्यांगना को जो है कोई अवार्ड कब मिला है, ये क्वेश्चन भी आया था, जो क्वेश्चन पूरा नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में आया सभी प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर दिया जाएगा। चैनल का भी सेम नाम है टुडे एग्जाम, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। कलाम साहब का लोगो लगा होगा प्रोफाइल पिक्चर में, जुड़ जाइएगा। 5,500 के करीब सब्सक्राइबर होगा, वो वाले चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि फेक चैनल भी लोग बना लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 15 मई 2023 और आज जो है MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं
मैं ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कशन करता हूं, जो आने वाले शिफ्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और जो बच्चे CGL के लिए बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट की बैच चलाइए, तो एक आध दिन टाइम दे दीजिए, इसके बाद जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं ज़रूर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए आज थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था कि शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इससे पहले एक बच्ची का नाम अन्नू है, जिन्होंने ये सारा प्रश्न मुझे टेलीग्राम पे जो है मैसेज करा है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो शोभना नारायण का संबंध जो है ये कथक नृत्य से हो जाएगा, ठीक है। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। और कथक कहाँ का है? तो ये नॉर्थ इंडिया का है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। अब कथक से इससे पहले भी शिफ्ट में आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था लच्छू महाराज, तो ये भी कथक से ही संबंधित है। फिर से शोभना नारायण पूछे गए हैं, है ना। तो कथक से जो अन्य नर्तक और नर्तकी में है, ये आपका बिरजू महाराज, इनको सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है। लच्छू महाराज, है ना, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, मालविका सरकार, चंद्रलेखा। देखिए कथक से जो है मैंने आपको एक ये बता के रखा है कि जेंट्स में महाराज आ जाए, है ना। इसके अलावा जैसे और मान लीजिए बिंदा दीन महाराज भी है, एक अच्छन महाराज भी है, अच्छन महाराज, ठीक है। तो ये सभी के सरनेम जो है महाराज लगे हैं, तो आप कथक को मार दीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं हो और तुक्का लगाना हो तो, ठीक है। इसके अलावा सितारा देवी बहुत पूछे जाते हैं, है ना। सितारा देवी कथक से लेडीज में पूछे जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखें आने वाले शिफ्ट के लिए। मोहिनी अट्टम के कुछ कलाकार हैं, जैसे कल्याणी कुट्टी अम्मा, रागिनी देवी, है ना, शांताराम, हेमा मालिनी, ठीक है। सितारा देवी और रागिनी देवी में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो रागिनी देवी मोहिनी अट्टम से है और सितारा देवी जो है कथक से है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम के कुछ कलाकार जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, इसके अलावा रुक्मिणी देवी अरुंडेल, है ना, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम। इसमें मैंने स्टार लगा दिया है सोनल मानसिंह के नीचे। सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी में भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओडिसी भी कर लेती हैं और भरतनाट्यम भी कर लेती है। संयुक्ता पनिगिरी ओडिसी, सोनल मानसिंह ओडिसी, किरण सहगल ओडिसी, माधवी मुदगल ओडिसी, गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी, सुजाता महापात्रा ओडिसी, ठीक है। इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण का नाम याद रखिएगा, एक बार पूछा गया है, कुचिपुड़ी, और रेड्डी फैमिली भी कुचिपुड़ी, ठीक है। झावेरी बहन तो जानते ही हैं, मणिपुरी, है ना। और सतरिया नृत्य के संचालन करता वैष्णव संत जो है शंकर देव, उस दिन पूछा गया था, मैं बता नहीं पाया था, लेकिन ये बताया था कि शंकर से कुछ क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि 2022 में कितने नए आंगनबाड़ी को रिजुविनेट कराए जाएंगे, है ना, सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत। यानी आंगनबाड़ी को जो है काया पलट कराए जाएंगे, है ना, उस पर काम कराया जाएगा। कितने आंगनबाड़ी का जिक्र किया है वित्त मंत्री ने, इस प्रकार से। तो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख आपके ऑप्शन में थे, यहाँ पे राइट आंसर 2 लाख हो जाएगा। निर्मला सीतारमन ने 2 लाख जो है आंगनबाड़ी को रिजुविनेट कराने की बात करी है, इस वाला योजना के तहत, सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत। आंगनबाड़ी क्या होता है ये आप लोग भी जानते हैं। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चा जब तक पहली क्लास में नहीं जाता है तब तक वो आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है। आंगनबाड़ी में बच्चे को स्वास्थ्य का भी देखभाल किया जाता है और जो है खाना के साथ साथ जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है वो भी सिखाई जाती है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था, रिपीट किया है, 1929 में लाहौर बम कांड में कौन कौन शामिल थे। अब देखिए उस दिन मैं पूरा बताया था इसमें बम कांड में कौन कौन शामिल थे, अंततः तक बताया था, है ना। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साहब जो है इसमें शामिल थे। दोनों जो है बम फेंके थे, तो सिर्फ यही उद्देश्य था कि ध्यान अट्रैक्ट कराया जाए, लेकिन इसमें जो है इसे गिरफ्तार करके इन पे मुकदमा चलाया गया, है ना। तो ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को, है ना। असेंबली बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह साहब, ठीक है। इसके अलावा नौजवान सभा का गठन भी भगत सिंह साहब के नाम से जुड़े हुए हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जो है ऑप्शन में दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखें नौजवान सभा जो है भगत सिंह ने करा था। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा के स्थापना जो आपका दिल्ली में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। पहले जो है ये सोशलिस्ट शब्द हटा हुआ था, पहले HRA का गठन हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में इसी संस्था को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके हसरा बनाया गया और हसरा का गठन होता है दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिसका आजकल नाम अरुण जेटली मैदान है। तो ये बात भी पूछा गया था आपके, शायद CRPF एग्जाम में पूछा गया था कि भाई हसरा की स्थापना भगत सिंह ने दिल्ली में कहाँ किए थे, तो कोटला मैदान के अंदर किए थे, ठीक है।
इसके अलावा भगत सिंह की जो प्रमुख किताब है व्हाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जेल डायरी। आज आपका एथेइस्ट का जो है ये भी पूछा गया था, क्या एंटो पूछा गया, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड तो एथीस्ट, है ना। इसके अलावा भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस का उदाहरण है। ऑप्शन में आपका हीलियम दिया गया था। सब दिन बताते आए हैं आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 यानी अंतिम समूह में जो है आपका अक्रिय गैस को रखा गया है, जिसमें कौन कौन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, नियोन है इत्यादि। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में हीलियम दिया गया था, तो हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी जितने भी आपका अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, या इसे नोबेल गैस भी एसएससी लिखता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नोबेल गैस इसे ही कहते हैं, अक्रिय गैस इसे ही कहते हैं, अंग्रेजी में इनर्ट गैस कहते हैं, है ना। तो ये जो है सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है ना। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम के, 2 ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखें, सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा यानी अंतिम जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो हीलियम है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी मॉडिफाई कर लेता है कि ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो मतलब संयोग करने की क्षमता रखती है, तो हीलियम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो है अष्टक पूरा नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो ये शांत हो जाता है, न किसी से लेना न किसी से देना, इसीलिए ये किसी से क्रिया नहीं करता, इसीलिए इसका नाम अक्रिय है। अ का मतलब नहीं होता है, निष्क्रिय हो जाता है ना। लेकिन हीलियम के बाहर में 2 ही है, तो किसी किसी से कर सकता है, एक्सेप्शन है। इसके अलावा हाँ, जो गुब्बारा वगैरह होता है या वायुयान का टायर होता है, इसमें जो है आपका हीलियम गैस ही भरा होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन हम इसलिए नहीं भरते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील प्रवृत्ति के गैस होते हैं, इसीलिए हम नहीं भरते हैं वायुयान के टायर वगैरह में। इसके अलावा जो अक्रिय गैस आपका जेनॉन है, जेनॉन का सूत्र भी कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, XE होता है, इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। स्ट्रेंजर मतलब अजीबो गरीब होता है ना, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। और जो अक्रिय गैस रेडॉन है, इसका उपयोग आप चिकित्सीय प्रणाली जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सभी थे आपका अक्रिय गैस के बारे में गुणधर्म जो मैंने यहाँ पे व्याख्या करा है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि महानदी किस राज्य से होकर बहती है। देखिए महानदी छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है, और ये कहाँ पर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास में सिहावा जगह है, वहां से होती है। सिहवा कहते हैं उसे, सिहावा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होती है। इसके अलावा ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपका है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक से होती है। और एक बच्चा कल जो है या परसों कमेंट करा था कि सर मैं नासिक से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बोलते हो आप कि हम नासिक से निकलती है। तो आज फिर से थोड़ा सा खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, है ना। इसके अलावा ये जो है दूसरा गोदावरी निकलती है आपका नासिक से, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, ये कृष्णा है। और तीसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगा आपका महानदी। ये तीनों ही नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो नर्मदा नदी है, ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है, और ये देश की सबसे लंबी बांध परियोजना है। सबसे ऊंची बांध परियोजना मैंने बता रखा है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पे टिहरी बांध परियोजना। सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना ग्रेविटेशनल वाला, तो ये आपका हो जाएगा भाखरा नांगल बांध, जो आपका सतलज नदी पे पंजाब के अंदर है। तो ये तीनों फॉर्म में बांध जरूर ध्यान रखेंगे। इंडिया के पहली बांध परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है ना, दामोदर घाटी परियोजना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो दामोदर नदी पर ही है पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड की संयुक्त परियोजना है, जो 1948 में आजादी के बाद लगाया गया था। तो ये सभी बातों को जो है बांध परियोजना से आपको कौन बड़ा है, कौन लंबा है, कौन गुरुत्व बड़ा है, कौन पहला है, ये सब जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको, किस नदी पे है, किस राज्य में है ना।
अगला एक प्रश्न पूछा गया, अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। परसों मैं सब बता दिया हूं, जो भी समाज सुधारक काम किए थे मेन सभी बता दिया था अपने प्रैक्टिस सेट में। विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन का सर सैयद अहमद खान, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मैडम ब्लात्सकी और इंडिया में एनी बेसेंट, है ना, सभी समाज के संस्थापक। तो इसी में से क्वेश्चन था, तो सर सैयद अहमद खान है। अलीगढ़ आंदोलन जो है यहाँ पे ईस्वी काट दीजिएगा, है ना, से चलाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापकों को सर सैयद अहमद खान ने जो है स्थापना किया था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़। इसके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने आसियान की नई सदस्यता ग्रहण की है। आसियान आप जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आप भारत की नक्शा देखेंगे, इस प्रकार से हमारा जो भारत की नक्शा है, मुझे तो बनाने नहीं आता है, थोड़ा सा हमारा ड्राइंग बहुत पैदल है ना। तो ये वाली पार्ट जो है, ये वाली पार्ट जो है साउथ ईस्ट वाली जो पार्ट है ना, भारत के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से साउथ ईस्ट है। भारत के जो दक्षिण में, यहाँ क्या कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व में जो भी स्थित है, तो यहाँ की ये कंट्री है आसियान। तो पहले 10 हुआ करता था, एक म्यांमार है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, कोलालमपुर है, फिलीपींस है, लाओस है ना, थाईलैंड है, इस प्रकार से। तो अभी जो 11वां देश अटैच हुआ है ये है तिमोर। तिमोर की राजधानी कई दफा मैं CHSL के एग्जाम में पूछते देखा हूं, तो दिल्ली है कहाँ की, तिमोर की राजधानी। आसियान की स्थापना की बात करेंगे तो 1967 में थाईलैंड के अंदर हुआ था, है ना, लेकिन इसकी जो हेडक्वार्टर है ये आपका जाकार्ता के अंदर है। जाकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया की कैपिटल है, और इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल जो है ये नूसंतारा है, ठीक है। इंडोनेशिया की नया कैपिटल भी बन गया है नूसंतारा, जैसे श्रीलंका का नया कैपिटल बन गया है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों ही एशियाई देश है, दोनों का नया नया कैपिटल चूज हुआ है ना। इसके अलावा अब तिमोर से जुड़ जाने पे एशियान में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे, तो 10 गो पहले था, एगो और आ गया, तो कितना हो गया, 11 गो। सार्क इसी प्रकार का एक संस्था है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, है ना। तो इस प्रकार से है सार्क। तो सार्क में कै गो देश है, तो 8 गो है। कौन कौन सा है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है और श्रीलंका है। ये है सार्क के देश। अगर आप मैप पे ध्यान रखते हैं, मेरा पेन जहां जहां चला है, अगर आप मैप पे देखेंगे तो इंडिया में जहां से स्टार्ट किया था रिगार्ड में वैसे ही देश है। तो ये सार्क का देश है। सार्क की स्थापना आपका 1985 में हुआ था। सार्क से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बाद में कौन सा देश अटैच हुआ था, तो अफगानिस्तान हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एशिया कप 2021 लिखा है ये बच्चे ने जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, लेकिन एशिया कप 2021 में जो तो कोई नहीं अरेंज किया हुआ था। 2018 के बाद सीधे 22 में कराया गया, कोरोना के बीच में गैप रहा ये, है ना। तो ये जो 22 में हुआ था यही पूछा होगा, है ना। ईस्वी भले 21 दिया होगा कि किस वाला 22 में हुआ होगा, है ना, 21 में होना था, डिले होगा। तो ये 22 वाला ही जो है लेटेस्ट है और यही पूछा गया होगा मेरे हिसाब से। आप लोग बताइएगा कि एक्चुअली ये कौन सा पूछा गया था। तो श्रीलंका जो है इसके विजेता रहे थे और उपविजेता जो है पाकिस्तान रहे थे एशिया कप क्रिकेट के। बात करें सर्वाधिक बार एशिया कप किसने जीता है, तो सबसे अधिक 7 टाइम जो है इंडिया एशिया कप के विजेता रहे हैं, सबसे सफल रहे हैं। इसके अलावा एशिया कप का ये कैमा संस्करण था, कैमा एडिशन था, तो ये जो है 15th एडिशन था आपका, जो पिछले साल 2022 में हुआ था और श्रीलंका विजय रहा था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आर्ट एंड कल्चर से 4 क्वेश्चन फिक्स कर रखा है, चाहे पैटर्न कुछ भी हो। देखिए इस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन अटपटा सा भी आए हैं जो आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन पैटर्न जो है आर्ट एंड कल्चर का वो फिक्स रखा है। एक नृत्य का कैरेक्टर, एक इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर, एक फोक डांस, है ना। तो इस प्रकार से तो आपको देख के जाना है। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, ये सभी के सभी जो है आपके सरोद के प्लेयर हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर, बंदे हसन, विलायत खान, निखिल बनर्जी, ये सब सितार के प्लेयर हैं, ठीक है। यहाँ पे खान वाले में काफी कंफ्यूजन पैदा होती है। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। अब इसमें आपने क्या मेंड किया कि ये सभी खान साहब जो है 3 बार में लिखे जाते हैं, ठीक है। देखिए 3 बार में लिखे जाते हैं, तो ये सरोद से है, सरोद भी 3 अक्षर का होता है। पंडित रविशंकर, बंदे हसन, विलायत खान, इसमें जो खान है साहब है ये 2 अंक के हैं, जो किससे हैं, सितार से हैं, ठीक है। तो 3 वाले को अगर नहीं याद है तो बता रहा हूँ, वैसे याद करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि एग्जाम से आप कोई समझौता नहीं करेंगे, ये जिंदगी की सवाल होती है। इसके अलावा
अलावा जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, लतीफ़ खान, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, ये सब जो है तबला के प्रमुख प्लेयर हैं, है ना। देखिए दोस्तों, महाराज मैंने कथक में बताया है, लच्छू महाराज कथक के साथ साथ तबला भी बजा लेते थे, ठीक है। तो जो कथक है उसका जो है कथक नृत्य में तबला का रोल होता है, तो ये तबला ये बजा सकते हैं कथक वाले। तो अगर नृत्य की कैरेक्टर दे दिया और नीचे नृत्य नहीं है और आप जान रहे हैं कि ये कथक से संबंधित है, तो तबला को मार के आइएगा। और अगर आप 100% श्योर हैं, पढ़े हैं, तब तो बात ही अलग है ना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, विशाखापट्टनम ही होगा। भारत की सबसे जो गहरी बड़ी बंदरगाह है ये नाहवा सेवा है, जो महाराष्ट्र के अंदर है, JNPT है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, नाहवा सेवा, है ना। ये जहां मैं रहता हूं JNPT यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2.5 से 3 घंटे की रास्ता है। कच्चे तेल की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो होता है इंडिया के अंदर, ये अपतटीय बम्बई हाई से होता है। ये कई दफ़ा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से होती है, तो अपतटीय बम्बई हाई से होता है, इसका नाम ही ऐसा अपतटीय बम्बई हाई, है ना। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? कूचिकल जलप्रपात है। आज गहरा बंदरगाह पूछा है, तो कल सबसे बड़ा झील पूछेगा, सबसे ऊंची जो है जलप्रपात पूछा जा सकता है, सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है। तो ये सब कुछ ध्यान रख लें। यहाँ पे मैंने सबसे ऊंचा जलप्रपात बता ही दिया, ये बराही नदी पर कर्नाटक के अंदर कूचिकल जलप्रपात है। पहले जोग जलप्रपात हुआ करता था, जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी, जो शरावती नदी पर कर्नाटक के अंदर ही है, लेकिन अब इसकी जो है रिकॉर्ड खत्म हो गई है। अब कूचिकल जलप्रपात हो गया, जो कर्नाटक में बराही नदी के ऊपर है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे बड़ा झील आपका चिल्का हो जाएगा, जो खारे पानी का भी कहे तो भी सबसे बड़ा, और ओवरऑल कहे तो भी सबसे बड़ा, लगून कहे तो भी सबसे बड़ा। इसके अलावा सबसे बड़ा ताजे पानी का झील बुलर झील हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी या तो K2 ऑप्शन में रहेगा या कंचनजंगा रहेगा, दोनों रहेगा, तो K2 को सिलेक्ट करना है। अगर आपसे ये बोल दे कि खाली इंडिया भूभाग पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तब कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि K2 का कुछ भाग पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। तो लैंग्वेज भी परखना आना चाहिए, क्योंकि घर आने के बाद मिलाते हैं तो हम अपने हिसाब से सही बना के आए होते हैं और हो जाती है गलती। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च की गई थी? रिपीट किया हुआ प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है CMTS में। तो ये 2015 में बताया था कि इसका क्या काम होता है कि 6 महीने का ट्रेनिंग देके एक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है, ताकि जो है जो बेरोजगारी है वो कम किया जा सके, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके ट्रेंड होने के बाद, ठीक है। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, आने वाले शिफ्ट के लिए कि भाई किस मंत्रालय से अटैच है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से अटैच है। जैसे आज पूछा गया था, आपको आज ही पूछा गया था ना, हाँ जी, अंटार्कटिका जो आपका 2022 में एक मतलब ये पारित किया था एक बिल, तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन था, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई है। सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश में खुली है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। इस योजना का लक्ष्य था कि हर आदमी को बैंक के सुविधा का लाभ दिया जाए, लेकिन पैसा नहीं दिया जाए। अभी तक पैसे नहीं आए, है ना, लेकिन बैंक अकाउंट एगो नहीं दो हो गए लोगों के पास। जनगणना 2011 आज़ादी के बाद किस क्रमांक की जनगणना है? सब दिन मैं बताते आया हूँ ये बात, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। जब से मैं ग्रुप डी से यूट्यूब पे एक्टिव हो गया, मैं से 1.5 साल पहले चालू किया था, लेकिन किसी कारण बस जो है मैं 1.5 साल नहीं कर पाया, कुछ था अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। इसके बाद मैं जब से एक्टिव हुआ हूँ तब से रोजाना एक्टिव हूँ, और तब से मैं आज तक एक चीज़ जरूर बताते आया हूँ कि जनगणना आप पढ़ लीजिए, लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, इसका क्रमांक कभी भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो जनगणना का इतिहास जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय इंडिया में चालू हुआ था, है ना। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, यहीं पर मेयो लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये 1872 हिंदी में लिखा गया है, अंक मतलब वर्ड में, है ना, 1872 में। इसके बाद 1881 से जो है लॉर्ड रिपन के समय 10 वर्ष के अंतराल पे जो है जनगणना हो रही है ना। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था, अंतिम जनगणना 2011 ईस्वी में हुआ था, और आगामी जनगणना 2021 में होने वाली थी, अभी हो रही है, अंडर प्रोसेस है। तो जो 2021 में आपका जनगणना होगी, ये आपका 16वीं जनगणना होगी, यानी ओवरऑल 2011 तक 15 जनगणना हो चुकी है, और आज़ादी के बाद 7वां जनगणना आपका 2011 में हुआ था।
तो 2021 वाला 8वां जनगणना होगा। अब समझ गए, 1872 में स्टार्टिंग, 1881 से लगातार, है ना, 1951 में प्रथम बार स्वतंत्रता के बाद, अंतिम 2011 7वीं आज़ादी के बाद 7वीं, और ओवरऑल क्रमांक 15वीं। आगामी जो 2021 में होना था ओवरऑल 16वीं, आज़ादी के बाद 8वीं। तो आधा चल रहा है, 16 पूरा पूरा और आज़ादी के बाद 8वां जो अभी होने वाला है 21 में। तो ये जनगणना से ध्यान रखेंगे। इससे पहले जनगणना से आपका जो है अर्बन पॉपुलेशन पूछ दिया गया था परसेंटेज, तो ये 32.2, कहीं कहीं 32.3 भी, यानी 32 और 33 के बीच, सारे 32 मान लीजिए। तो इतना है अर्बन, इसको 100 में से घटा देंगे तो रूरल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा वायुमंडल के किस भाग को मिश्रित मंडल कहा जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर फिलहाल मेरे पास नहीं है, मुझे भी सोचना पड़ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने ये लाइन शायद पढ़ी नहीं, जरूर कुछ ना थोड़ा सा भूल हुआ है मेरे से, कहीं ये पढ़ा नहीं मैं, मिश्रित मंडल किसे कहा जाता है। आज मैं इसका जो है पूरा अध्ययन करूंगा मैं, है ना। तो वायुमंडल में कुल 5 मंडल होते हैं। इसके अलावा मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर अगर आपके पास है तो मुझे बताइएगा, है ना। पढ़ाई लिखाई हमेशा सीखने की चीज़ है, कभी भी हार मानने या फिर अपनी कमजोरी मानने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी आप टॉप पे बैठोगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बद्ध मंडल, ये जो मैं लिखा हूँ ये क्रम है हमारे पृथ्वी, हमारे माथा के ऊपर से पढ़ते जाइए। तो सर के ऊपर क्षोभ मंडल है, उससे ऊपर जाएंगे समताप, उससे ऊपर जाएंगे मध्य, उससे ऊपर जाएंगे आयन, सबसे बाहर जाएंगे तो बाह्य मंडल, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि भैया जो भी मौसमी प्रकार की घटना होती है ये कहाँ पे होती है, तो ये क्षोभ मंडल में होती है। वायुयान वगैरह जो उड़ती है समताप मंडल में उड़ती है। इसी समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, और ओजोन दिवस भी ध्यान रखेंगे, पूछ देता है 16 सितंबर को। मध्य मंडल उसके ऊपर है। आयन मंडल जो है, ये आयन मंडल में जो है आपका जो भी तरंग वगैरह परिवर्तित करके हम पृथ्वी पे सिग्नल प्राप्त करते हैं, ये सभी आयन मंडल में होते हैं। और वायु मंडल में जो है किस गैस की प्रधानता होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया अब तक, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। समताप मंडल से तो हो ही गया। क्षोभ मंडल के बारे में एक और जानकारी रखिएगा, ये 5 मंडल में सबसे घनी मंडल है, इसकी डेंसिटी सबसे अधिक है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? वाइड एंगल पुस्तक के लेखक अनिल कुंबले हैं। ये जो बच्चे मुझे लिख के भेजी थी इस पुस्तक का नाम, ये कुछ इस प्रकार से एंजल वाइड लिख के भेजी थी, एंगल वाइड, ठीक है। तो हमें एंगल वाइड तो करके कोई पुस्तक तो है नहीं, वाइड एंगल पुस्तक है जो अनिल कुंबले लिखे हैं। आप लोग बताइएगा कि ये पुस्तक क्या था, ठीक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक सौरभ गांगुली है, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व भारतीय कप्तान, है ना। प्लेइंग इट माय वे के लेखक सचिन तेंदुलकर है। ये टेस्ट इन माय लाइफ, ये टेस्ट इन माय लाइफ युवराज सिंह के हैं, जब बीमार हुए थे उस समय किताब लिखे थे। दिलीप सुरेश रैना के किताब है। 281 एंड बियॉन्ड BS लक्ष्मण के किताब है। तो ये सब कुछ क्रिकेटर के किताब हैं। इसके अलावा गोटीपुआ कहाँ का नृत्य है, शायद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोटीपुआ में आपका उड़ीसा का है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपको उड़ीसा नहीं दिया गया था, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी, दक्षिणी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे पूर्वी राइट आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के नक्शा में उड़ीसा जो है यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के ठीक साथ थोड़ा सा ऊपर, है ना। तो ये पूर्वी तट है, ये तट है हमारा। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो जो यहाँ से टर्म लेता है ये वाला पोर्शन नॉर्थ ईस्ट होता है, तो यहाँ मुझे पूर्वी ही कहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर मारते हैं ना। तो दोस्तों ये थे आज का जो है थर्ड शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर आपको कंबाइंड रात को या फिर अर्ली मॉर्निंग जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम टुडे एग्जाम है। हूबहू जैसे हमारे चैनल का नाम है, T और E कैपिटल है, बाद बाकी स्मॉल है। तो ऐसे भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलेंगे दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।